Hello students, once again welcome to all of you. Today we will discuss a topic in this video which is related to friction. I have already explained about friction, its cause and the factors affecting the friction. In this video we will talk about the types of friction, but once again in a short view I am going to tell you about friction. Friction is a force between two surfaces that are sliding or trying to slide across each other. जब दो सरफेस एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं, एक दूसरे के बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो एक सरफेस दूसरे सरफेस पर एक अपोजिंग फोर्स लगाता है, उसके मोशन का विरोध करता है. उसी अपोजिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि व्हेन यू ट्राई टू पुश ए बुक अलोंग द फ्लोर, किसी फ्लोर पर रखी हुई बुक को जब आप पुश करते हैं, फ्रिक्शन मेक्स दिस डिफिकल्ट. तो अगर बहुत भारी बुक है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है उसको मोशन में लाने के लिए. पतली बुक है तो कम फोर्स लगाना पड़ता है उसको मोशन में लाने के लिए. तो जो ये फोर्स हमको लगाना पड़ रहा है, इफर्ट लगाना पड़ रहा है, वो किसके कारण पड़ रहा है? फ्रिक्शन कारण. फ्रिक्शन ऑलवेज वर्क्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग. ऑब्जेक्ट जिधर मूव कर रहा है, फ्रिक्शन हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करता है. इसी तरह आप ए बुक मूविंग अक्रॉस द डेस्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन, आप समझ सकते हैं. तो आज हम लोग इस वीडियो में फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. तो आपको बता दूं, देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस. ओके, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन जैसा कि फिगर से ही क्लियर है कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो वहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन काम करता है? सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. वही ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रखता है. स्टैटिक फ्रिक्शन definition can be written as the friction experienced when individuals try to move a stationary object on a surface without actually triggering any relative motion between the body and the surface which it is on. कहने का ये मतलब है कि डिफिनीशन के तौर पे हम कहें कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा हुआ है, रेस्ट में है, ठीक है, तो हम उससे मूव कराने की कोशिश करते हैं. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तुरंत तो मूव करने नहीं लगता, ऑब्जेक्ट भी अपने मोशन का अपोज करता है. तो ये जो अपोज हमको महसूस हो रहा है, किसके कारण महसूस हो रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होता है. इसीलिए जब हम फोर्स लगाते हैं तो तुरंत ऑब्जेक्ट आगे नहीं बढ़ता है. क्यों? क्योंकि वहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में था. लेकिन हम जब इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं, जैसा कि मैंने फ्रिक्शन वाले वीडियो में बताया था कि दोनों सरफेस स्मूथ नहीं होते हैं, रफ सरफेस होते हैं और उनके अप्स एंड डाउन्स के बीच इंटरलॉकिंग हो जाती है. तो इस इंटरलॉकिंग की वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है. लेकिन जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो अगर इतना पर्याप्त फोर्स लगाएं कि वो जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इरेगुलरिटीज हैं दोनों सरफेस की, अगर वो अनलॉक हो गई हमारे फोर्स लगाने से, तब तो ऑब्जेक्ट आगे चल जाएगा. और अगर हम पर्याप्त फोर्स नहीं लगा पाए तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रह जाएगा. तो इसी रेस्ट अवस्था में, इसी रुकी हुई अवस्था में जो फ्रिक्शन काम कर रहा है ऑब्जेक्ट और सरफेस के बीच, उसी को हम क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. एक और बात है जो कि आपको जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज ऑफ द अप्लाइड फोर्स. जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई करते जाते हैं
वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता जाता है एक लिमिट तक। जैसे अगर कोई हल्की चीज़ है तब तो हम थोड़ा सा भी फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है और जैसे ये सोफ़ा मान लीजिए, अब इस सोफे को अब ये रेस्ट में है तो इस समय कौन सा फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। तो एक बच्चे को हम कहें कि आप भाई फोर्स लगाओ इस पर और इसे मोशन में लाओ, ठीक? तो अब बच्चा इस पर फोर्स लगाना शुरू किया तो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है? तो अब एक बच्चा जब इसके ऊपर फोर्स लगाने लगा, फोर्स लगाता गया, लेकिन ये सोफ़ा अपनी जगह से मूव नहीं हुआ क्योंकि उसने जितना फोर्स लगाया वो पर्याप्त नहीं था। फिर दो छोटे बच्चे आए, दोनों से कहा गया कि भाई तुम भी फोर्स लगाओ, तुम भी फोर्स लगाओ। दोनों ने फोर्स लगाया, अभी भी ये सोफ़ा अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है उसके बराबर इन्होंने फोर्स नहीं लगाया। मतलब कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो इन फोर्स को, लगाए गए फोर्स को एडजस्ट कर रहा है, बढ़ते जा रहा है। हाँ, अब 3 स्टूडेंट को जब हमने बुलाया और तीनों ने मिलकर इस पर फोर्स लगाया तो अब क्या हुआ कि जब इस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स इन तीनों द्वारा लगाया गया फोर्स हो गया, तब ये ऑब्जेक्ट, ये सोफ़ा मोशन में आ गया। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट करता जाता है जब तक कि लगाया गया फोर्स उससे ज़्यादा ना हो। स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा जब हम फोर्स लगाते हैं तभी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आएगा, नहीं तो वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। किसके कारण? स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण। यहाँ एक और टर्म आता है लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कर रहा है? अप्लाइड फोर्स को एडजस्ट कर रहा है, धीरे 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 वो एडजस्ट कर रहा है। तो अब एडजस्ट करने का मतलब कि इसकी कोई लिमिट तो होगी। ऐसा तो है नहीं कि हम फोर्स लगाते जाएं और ये एडजस्ट करता जाए और ऑब्जेक्ट मोशन में आए ही ना, तो ऐसा तो है नहीं। तो इसकी एक लिमिट है, तो वो जो मैक्सिमम लिमिट, यानी वो एग्जांपल जो एक बच्चे ने फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने एडजस्ट कर लिया, 2 बच्चों ने फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने एडजस्ट कर लिया, एडजस्ट करते जा रहा है, ठीक? लेकिन जब 3 बच्चों ने, 3 स्टूडेंट्स ने फोर्स लगाया तो अब जो ये तीनों के द्वारा लगाया गया फोर्स है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की जो एडजस्ट करने की मैक्सिमम लिमिट है, अब उससे ज़्यादा हो गया इनके द्वारा लगाया गया फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के एडजस्ट करने की वह जो मैक्सिमम लिमिट है, उसी मैक्सिमम लिमिट को हम लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। यानी कि अब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स किसी ने लगा दिया तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा मोशन में। तो आप समझ गए होंगे कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसे कहेंगे? उस मैक्सिमम लिमिट को जहाँ तक स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस कर सकता है लगाए गए फोर्स को। अगर अब उस लिमिटिंग फोर्स से ज़्यादा, थोड़ा सा भी फोर्स ज़्यादा लगा तो ऑब्जेक्ट अब रेस्ट में नहीं रह पाएगा, अब मोशन में आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे यहाँ 3 टर्म आए, स्टैटिक फ्रिक्शन, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स या सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तीसरा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तीनों चीज़ मैंने समझाया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ठीक है? अब जो ये मैक्सिमम लिमिट थी जहाँ तक हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर सकता था, जब अब उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स हम जैसे ही लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा। और ऑब्जेक्ट जैसे ही मोशन में आएगा तो भाई ऑब्जेक्ट के मोशन में आते ही ऑब्जेक्ट अब क्या हुआ? अब चलने लगा, मूव करने लगा। तो अब जब अगर आप फोर्स लगाते जाएंगे ऑब्जेक्ट पर और ऑब्जेक्ट मोशन में है तो जिस सरफेस पर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो अब क्या हुआ कि आप लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं तो वो दोनों सरफेस के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, जो इरेगुलरिटीज है, अब उनको इतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो एक दूसरे से इंटरलॉक हो सके। क्यों? क्योंकि हम लगातार फोर्स लगाते जा रहे हैं, उसको पुश करते जा रहे हैं। तो अब पुश करते जाएंगे तो जो, जैसे इस एग्जांपल में बॉक्स है और इसके नीचे कोई ज़मीन होगी, कोई फ्लोर होगा,
तो अब बॉक्स को जब हम पुश करते जाएंगे तो बॉक्स की इरेगुलरिटीज और ग्राउंड यानी फ्लोर की इरेगुलरिटीज के बीच इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि हम लगातार उनके पर फोर्स लगाते जा रहे हैं। लेकिन हाँ, इंटरलॉकिंग तो नहीं हो रही है पूरी तरह से, लेकिन कुछ ना कुछ ये इरेगुलरिटीज प्रभावित तो कर रही होगी, अफेक्ट कर रही होगी मोशन को। तो अब समझिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुआ। द टर्म स्लाइडिंग फ्रिक्शन रिफर्स टू द रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय टू ऑब्जेक्ट्स स्लाइडिंग अगेंस्ट ईच अदर। जब दो ऑब्जेक्ट रिलेटिव मोशन में हो, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो, मोशन में हो, तो उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा दोनों के बीच, उसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अब चूंकि इसमें मोशन है, दिस इज आल्सो बी कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन कब काम कर रहा था, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कब काम कर रहा है, जब ऑब्जेक्ट मोशन में है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज इंटेंडेड टू स्टॉप द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मूविंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मकसद क्या होता है? उसका मकसद होता है कि इस चलती हुई चीज को मैं रोक दूं। तो रोक क्यों नहीं पाता है भाई? तो उसका कारण मैंने अभी साफ साफ बताया कि जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है, एक बार जब ऑब्जेक्ट चलने लगता है, तो अब जब ऑब्जेक्ट चलने लगेगा, once this motion is taking place, the irregularities act just as an obstruction against their relative motion. They are not interlocked now. जब मोशन स्टार्ट हो जाता है तो अब दोनों सरफेस की जो इरेगुलरिटीज हैं वो अब इंटरलॉक नहीं हो पाएंगी। केवल वो दोनों इरेगुलरिटीज जो इनके अप्स एंड डाउन्स की इरेगुलरिटीज है, वो केवल अब ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेंगे। थोड़ा सा क्या करेंगे, उसको रोकने का काम करेंगे, कुछ उसके मोशन का विरोध करेंगे, लेकिन वो अब इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे। और जब इंटरलॉक नहीं हो पाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है कि जब पूरी तरह से इंटरलॉक ही नहीं होंगे तो हमको जब ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। आप महसूस किए होंगे कि जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उसे मोशन में लाने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, उसे धक्का देना पड़ता है ज़्यादा फोर्स के साथ। क्यों? क्योंकि उस समय दोनों सरफेस के जो अप्स एंड डाउन्स हैं, इरेगुलरिटीज हैं, वो बिल्कुल इंटरलॉक्ड हो जाते हैं। तो उनको अनलॉक करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। लेकिन एक बार जब ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो मोशन में आ जाने पर ये जो अप्स एंड डाउन्स इरेगुलरिटीज हैं ये इंटरलॉक नहीं हो पाती हैं। तो जब इंटरलॉक ही नहीं हो पाएंगी तो उनको अनलॉक करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता है, वो केवल ऑब्स्ट्रक्शन का काम, विरोध का काम करेंगी। लेकिन जो है वंस द मोशन स्टार्ट्स द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ वन सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टेक्ट पॉइंट ऑफ द अदर सरफेस। दूसरे सरफेस के साथ इंटरलॉक होने में उसको टाइम ही नहीं मिल पाएगा। Thus it is easier to move the object when it is already in motion than to start it from the rest. इसीलिए अगर चलती हुई ऑब्जेक्ट को ही आगे चलाते ले जाना है तो हमको कम फोर्स लगाना पड़ता है, जबकि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और उसे मोशन में लाना है तो हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। बेटा इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, इट इज़ रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन we often see on bus stands, railway platform and airport that even small children are able to carry along their suitcase easily if they are fitted with wheels. Why is it so? ये तो हम सबके एक्सपीरियंस की बात है कि हम किसी बस स्टॉप पे जाएं, रेलवे स्टेशन जाएं, एयरपोर्ट पे जाएं तो हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा भी भारी भारी बैग को बहुत आसानी से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेते चल जाता है, यदि उन बैग्स में व्हील लगा हो तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? वी ऑब्जर्व दैट इट इज मच ईजियर टू रोल देन टू स्लाइड ए बॉडी ओवर अनदर। हम सब जानते हैं कि किसी चीज को किसी दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड कराने से ज़्यादा आसान पड़ता है रोल कराना।
On a railway platform or bus stop, when we notice a small child easily pushing a suitcase fitted with wheels, it is only the reduced friction. जो व्हील उसमें फिट कर दिया गया सूटकेस में, इसने क्या काम किया? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर दिया. एसोसिएटेड विद रोलिंग, दैट इज मेकिंग इट इजी फॉर द चाइल्ड टू पुल अलोंग द सूटकेस. केवल उस व्हील के लगा देने से फ्रिक्शन बहुत रिड्यूस हो गया और वो बच्चा आसानी से उसको कहीं भी पुल कर ले रहा है, लेके चला जा रहा है. Thus, rolling friction is the force of friction that comes into play when one body rolls over the surface of another body. इससे ये क्लियर होता है कि जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन काम करता है उसी फ्रिक्शन को हम क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब तक व्हील नहीं बना था, पहिया नहीं बना था, तब तक जो ट्रांसपोर्ट था वो एक बहुत ही मुश्किल काम था. चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी. लेकिन जब व्हील का आविष्कार हुआ, आप समझिए आविष्कार, एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ और उस व्हील के इन्वेंशन के बाद पूरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही बदल गया. हमारा हर एक काम बहुत आसान हो गया. किसी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान हो गया. तो द व्हील हैज़ बीन कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड. बहुत बड़ी आविष्कार इसे माना जाता है. इट इज़ मच ईजियर टू कार्ट ए हैवी लोड ऑन ए ट्रॉली विद व्हील्स दैन टू पुश इट. एक व्हील कार्ट में आप सामान रख लीजिए, अब उसे स्लाइड करके ले जाना हो और उसे व्हील के थ्रू जो है रोल करा के ले जाना हो तो आपको कौन सा आसान पड़ेगा? रोल करा के ले जाना. तो आप समझ गए होंगे कि रोलिंग फ्रिक्शन कब कहाँ काम करता है? जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल करता है तब वहाँ पर रोलिंग फ्रिक्शन होता है. तो इस आधार पर अब हमें समझ लेना चाहिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, इन तीनों का ऑर्डर क्या है, ये किस क्रम में होते हैं. तो सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उससे थोड़ा कम स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है. ठीक है, यानी कि व्हील लग जाने से हमारा फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में. तो आप इस ऑर्डर को याद रखिएगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें. थैंक यू. हैव ए नाइस डे.